अब देखते हैं नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स को 3 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा पहला पॉइंट, जिसमें इसका जो नेचर है वो कैसा होता है। दिस इज द साइंस एंड आर्ट बोथ। तो ये क्या है, एक विज्ञान है और आर्ट दोनों है। तो विज्ञान कैसे है, जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स सबसे ज़्यादा रिसर्च में ही यूज़ होता है। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ साइंटिफिक तरीक़ों से ही डेटा को कलेक्ट करते हैं। हो सकता है वो साइंटिफिक तरीका एकदम सिंपल हो, और कभी कभी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल हो या बहुत ज़्यादा फंसा हुआ हो या फिर कठिन हो। ठीक है, तो ये साइंस का मेथड है। जैसे हमको अब डेटा चाहिए कहीं का, मान लो एक्सरसाइज का इफेक्ट हमको देखना है बॉडी पे, तो क्या हुआ, उसमें हम एक्सरसाइज क्या करेंगे, बच्चे को कराएंगे। अब बच्चे को कराए तो उनको कैसा कराना है, कितने लिमिट में कराना है, कितना किस किस टाइम कराना है, तो ये सब क्या है, साइंटिफिक तरीका है कि क्या क्या एक्सरसाइज कराना है और किन किन टाइम में कराना है। ठीक है, वैसे ही अब एक्सरसाइज कराना है, ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया बहुत सारे एक्सरसाइज, उनको कराना है। ठीक है, लेकिन आर्ट कैसे हुआ ये अब, तो आर्ट तो बच्चे को अब एक्सरसाइज कराना है, हमने थोप दिया, अब बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज हमने तो सेलेक्ट कर लिया, उसको करा भी रहे हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो क्या होगा, हमारा रिसर्च जो है फेल होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो रिसर्च को फेल होने से बचाना है तो क्या करना है, हमको उसमें इंटरेस्ट पैदा करना है। तो इंटरेस्ट कैसे पैदा करेंगे, साइंस से पैदा नहीं होगा, तो वहाँ पर हमको चाहिए आर्ट, कला। ठीक है, हम कैसे उसको हैंडल करेंगे, कैसे उसको मनाएंगे और कैसे उसको इन्वॉल्व करेंगे एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये इसी कारण से क्या बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है साइंस भी है और आर्ट भी है। सेकेंड पॉइंट है हमारा रिलेशन विद अदर्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है, अपने में खोया नहीं रहता, ये दूसरे से भी रिलेट करता है, दूसरे से भी इसका संबंध है। तो मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखा है, सिर्फ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ये अदर सब्जेक्ट से भी रिलेशन रखता है, जैसे नेचुरल साइंस या होम साइंस या और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इवन हिंदी, इंग्लिश, उनमें भी रिसर्च होते हैं। तो ये सभी चीज़ों में क्या होता है, जो स्टैटिस्टिक है वो सबसे रिलेशन रखता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो आर्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे इसका रिलेशन होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सांख्यिकी का जो सीमाएं हैं, सांख्यिकी की जो सीमाएं हैं वो क्या क्या हैं, तो कुछ पॉइंट अभी लिखा हूँ, नीचे नहीं दिखेगा इसलिए नीचे को नहीं लिखा, और भी है पॉइंट, 1-2 पॉइंट। ठीक है, उसको लास्ट में देखेंगे। पहला पॉइंट क्या बोलता है, डील्स विद ओनली क्वांटिटेटिव डेटा। मैंने स्टैटिस्टिक्स का कुछ वीडियो पहले बनाया है, उसमें आपको मैंने बता दिया है क्वांटिटेटिव क्या है, और अगर नहीं बताया तो फिर से मैं बताता हूँ। क्वांटिटेटिव डेटा और एक होता है क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव मतलब संख्यात्मक डेटा, और क्वालिटेटिव मतलब जिसमें हम विशेषताएं देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं। ठीक है, तो ये किसको डील करता है या किस पे आधारित होता है, सिर्फ ओनली क्वांटिटेटिव डेटा। सांख्यिकी में केवल नंबरों या संख्यात्मक आंकड़ों का ही कैलकुलेशन होता है, ना कि क्वालिटी का। क्वालिटी मीन्स अच्छा, बुरा, गंदा या बदबूदार या खुशबूदार, इस टाइप के जो वर्ड हैं वो क्या होते हैं, क्वालिटी को बताते हैं किसी भी चीज़ के। तो क्वालिटेटिव, ये जो है स्टैटिस्टिक क्वालिटेटिव डेटा को कभी कैलकुलेट नहीं करता। अगर क्वालिटेटिव डेटा आता भी है तो उसको हमें क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना होता है, तभी उसको स्टैटिस्टिक में फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा मैं इंग्लिश में लिखा हुआ हूँ, हिंदी में मैं समझा रहा हूँ, आप लोग नोट्स बना लेना। सेकेंड पॉइंट, डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल इवेंट्स। ठीक है, मतलब ये किसी भी एक इंडिविजुअल, किसी भी एक जो भी इवेंट है या घटना है उसका अध्ययन नहीं करता, बल्कि उस इवेंट के चारों ओर और क्या क्या हुए उन सभी चीज़ों का अध्ययन स्टैटिस्टिक करता है। थर्ड पॉइंट है ट्रू ऑन एन एवरेज। ठीक है, इतने को ही समझते हैं। ये किसके लिए सही है, एवरेज के लिए सबसे सही है। जब हमको एवरेज निकालना होता है, स्टैटिस्टिक्स इज द बेस्ट टूल फॉर एवरेज। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन
एस्टिमेटेड एंड एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, मतलब ये किस पर बेस्ड होता है, किस पर आधारित होता है? एस्टिमेटेड मतलब होता है अनुमानित। ठीक है, तो ये एक अनुमान पर आधारित होता है कि हम जब भी कोई चीज़ निकालना होता है, गणना करना होता है, तो हम पहले एक बार अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये शायद इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो सकता है और ये शायद आएगा करके। ठीक है, तो ये अनुमान पर आधारित होता है। एग्जाम्पल देता हूँ इसके बाद में। ठीक है, और दूसरा है क्या? एप्रोक्सीमेशन, मतलब लगभग। ठीक है, ये हमको एकदम से एग्जैक्ट चीज़ों को नहीं देता, लेकिन लगभग वहाँ तक पहुँचा देता है, लगभग। ठीक है, अब कैसे? तो हम लोग देखते हैं टीवी में आजकल कि मौसम का जो है डिटेल बताया जाता है कि इस राज्य में ये है, इस राज्य में वेदर ऐसा रहेगा, इस राज्य में सनशाइन रहेगा, इस राज्य में बादल घने रहेंगे। तो ये सब कैसे होता है? ये सब इसी के बदौलत होता है स्टैटिस्टिक्स की, कि वो लोग क्या करते हैं, पिछले कुछ डेटा को लेते हैं और उसके कैलकुलेशन करते हैं उसमें, और उसमें से ये निष्कर्ष निकालते हैं। और देखना, कभी भी अनुमान ही होता है जो मौसम है, हमेशा एग्जैक्ट राइट नहीं होता। ठीक है, कि आज घने बादल है, बरसात होने की संभावनाएं हैं, हमेशा संभावनाएं ही ये बोलती हैं, आज बरसात होगी ही नहीं बोलते। ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा बरसात होने की संभावना है, या हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, हमेशा उसमें एक संभावना वर्ड डालते हैं। वो इसीलिए डालते हैं क्योंकि स्टैटिस्टिक एकदम प्रॉपर करेक्ट आंसर नहीं देता, उससे हम करेक्टली हम नहीं जान सकते भविष्य में क्या होगा। ठीक है, इसलिए अनुमानित करते हैं। स्टैटिस्टिक का यूज़ इसीलिए करते हैं कि आगे क्या हो सकता है उसे जानने के लिए। एक्चुअल में स्टैटिस्टिक का कैलकुलेट करोगे वो बहुत ही पर्टिकुलर एकदम फिक्स आंसर देगा, लेकिन हम स्टैटिस्टिक का यूज़ क्यों करते हैं? फ्यूचर में क्या हो सकता है, आगे क्या होगा, उसको जानने के लिए स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हैं। तो ये जो है अनुमानित और लगभग पर आधारित होता है, एकदम एग्जैक्ट नहीं होता। क्यों? सिर्फ फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में क्या होना है उसको देखने के लिए। फोर्थ, लायबल टू मिसयूज। ये बहुत बड़ी समस्या है इसमें कि हम स्टैटिस्टिक को चाहें तो उसमें कुछ मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग आंसर ला सकते हैं। तो ये जो है मिसयूज, कई लोग मिसयूज करते हैं और अपने डेटा को या अपने रिजल्ट को सुधारने की कोशिश करते हैं इसका मिसयूज करके। क्या है इसमें? डेटा का ही पूरा कैलकुलेट वो है, लेना देना। डेटा में अगर मान लो 5 को मैंने 4 कर दिया या 5 को 8 कर दिया, तो मेरा पूरा रिजल्ट जो है चेंज हो जाएगा और कुछ दूसरा ही आंसर मुझे मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है कि लायबल टू मिसयूज। ये इसका मिसयूज भी किया जा सकता है या गलत उपयोग किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा पॉज किया था वीडियो को, कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं। चारों पॉइंट हमने समझ लिया। पांचवा पॉइंट है अप्लाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम इस स्टैटिस्टिक को कहाँ अप्लाई करते हैं? कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही हम इसको यूज़ करते हैं, ऐसे फालतू में स्टैटिस्टिक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, तो स्पेसिफिक पर्पस जैसे अभी एक एग्जांपल दिया था, बच्चों को एक्सरसाइज कराना है, तो हम उसमें देख क्या रहे हैं, तो बच्चों में एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या डेवलपमेंट होता है, उसको हमको जानना है। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या है कि एक्सरसाइज का इफेक्ट देखना चाहते हैं हम बच्चों में, तो ये हमारा पर्पस था। तो ये ऐसा स्पेसिफिक कोई एक पर्पस होता है इसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, मान लो कि हमको बहुत सारे गाड़ियों का एक एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ भी गाड़ी बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारे अर्थ में, इतनी सारी गाड़ियाँ हो गई हैं नाना प्रकार के, मतलब नए नए कंपनी के बहुत सारे, और एक से एक बढ़ के सीसी एवरेज क्या क्या वाले। तो इसमें मान लो हमको गाड़ियों का वो देखना है कि पॉपुलैरिटी किसका ज़्यादा अच्छा है या कौन सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, एवरेज देखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पर्पस क्या हुआ कि गाड़ियों की पॉपुलैरिटी को हमको देखना था या फिर किस कंपनी की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा बिकती हैं, तो उसके लिए हम स्टैटिस्टिक का प्रयोग करते हैं। ऐसा हमारा एक स्पेसिफिक पर्पस होता है स्टैटिस्टिक को सॉल्व करने के लिए, स्टैटिस्टिक का यूज़ करने के लिए। ठीक है, छठवां पॉइंट है हमारा बेस्ड ऑन सैंपल स्टडी। तो ये किस पर बेस्ड होता है? सैंपल स्टडी पर बेस्ड होता है, ना कि होल
वर्ल्ड पर बेस्ड होता है। ठीक है, समझ में नहीं आया हुआ? तो देखो, हमको अब बच्चों पे एक्सरसाइज का इफेक्ट देखना था, लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चों को करा पाएंगे? 10, 20, 100। ठीक है, 100 बच्चों को करा पाएंगे, पूरी दुनिया को तो नहीं करा सकते, क्योंकि और पूरी दुनिया में बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है कि यहीं पर एक ही स्टेट में बच्चे हैं। तो क्या होता है, हम सैंपल लेते हैं कुछ बच्चों का, अलग अलग जगहों से ले लेते हैं कुछ बच्चों का, और उनको एक्सरसाइज कराते हैं, और उनमें इफेक्ट देख के क्या करते हैं, उसको सभी में जनरलाइज करते हैं, सब में एक जैसा दिखाते हैं कि अगर बच्चे ऐसा ऐसा करेंगे तो सब में ऐसा इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, किस पर बेस्ड होता है? सैंपल स्टडी पर। कुछ हम सैंपल लेते हैं और उसका स्टडी करते हैं और बाकी को फिर बताते हैं। फिर है 7वां पॉइंट, ओनली मीन नॉट एन एंड। ठीक है, स्टैटिस्टिक में केवल मीन निकाल लेने से स्टैटिस्टिक खत्म नहीं होता, उसके आगे भी बहुत सारे प्रोसीजर हैं। ठीक है, तो कुछ प्रोसीजर तो आपके सिलेबस में है, जैसे मीन, मीडियन, मोड, कब किसको यूज़ करना है। ठीक, उसके बाद इसके आगे और बढ़ोगे तो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सभी चीज़ें और ऐड होते जाती हैं। और इसके आगे जाओगे तो टी रेशियो, एफ रेशियो, एनोवा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काई स्क्वायर, ये सब चीज़ तुम्हें आगे मिलते जाएगी जब स्टैटिस्टिक में आप अंदर और डीपली पढ़ाई करोगे तब। अब देखते हैं, नीड या इम्पोर्टेंस दोनों एक ही है। अगर नीड होगा तभी किसी वस्तु का हमारे पास इम्पोर्टेंस होगा। तो ठीक है, नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। अगर क्वेश्चन पेपर में नीड करके पूछता है तब भी इसको लिखोगे। आपके बुक में और बहुत सारे दिए होंगे, मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर पकड़ा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अभी समझाऊंगा। तो स्टैटिस्टिक का नीड और इम्पोर्टेंस दोनों एक साथ एक ही उसमें हम पढ़ लेंगे। तो कैसे कैसे हमारी ज़रूरत पड़ती है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, ठीक है, सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, स्टैटिस्टिक क्या करता है, कठिनाइयों को सिंपल या उसका सरलीकरण करता है, सरल करता है। बहुत सारी जो कठिनाई होती है जैसे अभी तक हमने जो स्टैटिस्टिक में सॉल्व किया मीन, मीडियन, मोड, वो हमने बहुत कम डेटा का किया, क्योंकि हमने सिर्फ मेथड सीखना था, हमने उससे मेथड सीख लिया कि कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हमको डेटा कलेक्शन करना होगा तो ऐसा तो नहीं है कि 10 लोगों का किए और उसको रिस्कर्स निकाल दिए सॉल्व करके और उसको पूरे दुनिया में जनरलाइज कर दिए कि ये ऐसा करने से ऐसा होता है करके। ठीक, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो हमको कम से कम 100-200 डेटा एक साथ कलेक्ट करना होता है। तो अब उसको एक साथ कलेक्ट करेंगे तो हम इंडिविजुअल उसमें तो रख के उसको सॉल्व करेंगे तब तो दिक्कत है। तो उसको क्या करते हैं, हम ग्रुप डेटा में करते हैं ताकि हम उसको सिंपल वे पे समझ सकें कि डेटा जो है, अब क्लास इंटरवल देते हैं तो इतने से इतना उसमें कितने डेटा है, इतने से इतना उसमें कितने डेटा है। तो हम क्या करते हैं, बहुत बड़े जो फैले हुए आंकड़े हैं उसको एक छोटे से टेबल में समा देते हैं या फिर जमा देते हैं। तो ऐसा करके क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं, और ये किसका भाग है, स्टैटिस्टिक का ही भाग है। तो ऐसा सिंप्लीफाई किया जाता है, जो कठिनाई है उसको सरल किया जाता है इसमें। दूसरा, मेजर्स पीरियोडिक चेंजेस। ठीक है, मेजर्स मतलब मापन, किसका, पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक मतलब काल, समय में जो चेंजेस होने हैं या हो रहा है उसका क्या करते हैं, हम मापन करते हैं। अभी एक एग्जांपल दिया था मौसम वाला, वो कहता है पिछला जो रिकॉर्ड है उसको पकड़ के क्या करते हैं, हम मेजर में मतलब मौसम में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आगे अगर ऐसा ऐसा हुआ है, बादल ऐसे छाए थे तो ऐसा बरसात हुआ था हर बार, हाँ तो फिर इस बार भी ऐसा छाया है तो नेक्स्ट टाइम भी बरसात होगा। इस टाइप से हम क्या करते हैं, मापन करते हैं जो हर टाइम क्या चेंज हो रहा है। और देखना अभी आपके पास स्मार्टफोन है, उसमें देखना आपका वो वेदर के बारे में दिया रहता है स्क्रीन पे ही। तो स्क्रीन पे देखना कि हर घंटे या फिर हर दिन या सुबह दोपहर शाम को कैसा कैसा उसमें मौसम रहेगा, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, ऐसा उसमें हर बार वो कैलकुलेट होके आते रहता है। तो कहाँ से कैलकुलेट होता है, स्टैटिस्टिक्स से। हमारे मोबाइल में पहले ही वो सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है कि कितना टेम्परेचर आ रहा है, वो कब कब चेंज होगा, अपने आप उसमें कैलकुलेशन होके वो हमको दिखाते रहता है, हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, ऐसे ही
थर्ड पॉइंट अब आते हैं हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, तो अभी जो सिंप्लीफाई किए सेम वैसे ही है। हम प्रेजेंटेशन जो करते हैं, जो तथ्य हमको मिले हैं, तथ्यों का प्रेजेंटेशन क्या करते हैं हम स्टैटिस्टिक के द्वारा करते हैं एक सही तरीके से। ठीक है, कैसे? एक टेबल में भी बताया, उससे टेबल में हमने क्या किया, एक सीक्वेंस में डेटा को जमा लिया। ठीक, ये छोटा सा टेबल में कंप्लीट। अब उसके बाद अब कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन के लिए भी क्या करते हैं हम टेबल के आगे ही उसको सॉल्व करते चलते हैं। तो उससे क्या होता है, ये आसानी से हमको समझ में आता है और फिर लास्ट में एक छोटा सा फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं कि अपने जो भी फैक्ट हमको मिले हैं उसको, इसके द्वारा, स्टैटिस्टिक के द्वारा। चौथा, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। इसमें हम रिलेशनशिप का भी स्टडी करते हैं। अब वो कैसे? तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमारा एक्सरसाइज और इफेक्ट, एक्सरसाइज के इफेक्ट किस पे, बॉडी पे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कौन से एक्सरसाइज का ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे बॉडी पे और कौन से एक्सरसाइज का कम इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन हुआ, एक्सरसाइज और हमारी बॉडी। कैसे एक्सरसाइज से हमारा कौन सा मसल डेवलप करेगा, कैसे एक्सरसाइज से कौन सा मसल डेवलप करेगा, तो इन दोनों के बीच रिलेशन। अब रिलेशन कैसा कैसा होता है, तो रिलेशन 3 तरीके का होगा। एक है ऋणात्मक रिलेशन या ऋणात्मक संबंध, कि हमने एक्सरसाइज किया और हमारे बॉडी में क्या हुआ, पॉजिटिव वेट ना पड़ने के बजाय नेगेटिव हो गया। हमने एक्सरसाइज किया और हम बहुत पतले हो गए, एकदम कमजोर हो गए, हालत खराब है, तो ये हो गया क्या, नेगेटिव इफेक्ट। अगर हमने एक्सरसाइज किया और हमारे बॉडी पे वो बहुत अच्छा इफेक्ट कर रहा है, हमारा बॉडी ग्रो कर रहा है, हमारे बॉडी के मसल्स का साइज बढ़ रहा है, हम स्ट्रांग होते जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, धनात्मक संबंध एक्सरसाइज और बॉडी के बीच। ठीक, और ऐसे ही एक होता है शून्य संबंध या जीरो रिलेशनशिप। तो जीरो रिलेशनशिप में क्या होगा, हमने एक्सरसाइज किया, हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हम जैसे के तैसे हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेयर होते हैं, ठीक है, जो जैसे के तैसे रहते हैं, चाहे कितनों भी खा लें या कितनों भी एक्सरसाइज करें। तो चलो उसको छोड़ते हैं, रिलेशनशिप हमने जान लिया कि इसका भी स्टडी होता है। 5वां पॉइंट है कंपैरिजन एंड फोरकास्टिंग। कंपैरिजन, कंपेयर करना, और फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी करना। तो कंपैरिजन, हम कंपैरिजन भी करते हैं। अभी एक्सरसाइज का एग्जांपल दिया था, सेम वैसे ही। तो कंपैरिजन, मान लो हमने 10 बच्चों को एक्सरसाइज कराया, ठीक है, एक ही एक्सरसाइज सबको करा रहा है, लेकिन किसी बच्चे पे वो एक्सरसाइज बहुत अच्छा इफेक्ट कर रहा है, किसी पे कम कर रहा है, किसी पे मॉडरेट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक ही एक्सरसाइज हर बच्चे पे अलग अलग प्रकार से इफेक्ट कर रहा है, हर बच्चे में ग्रो अलग हो रहा है, किसी बच्चे में हो ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि बच्चों में जो डेवलपमेंट है वो कितने का अंतर है, उसमें कितना डिफरेंस है। तो ऐसे करके हम इससे तुलना भी करते हैं। अब है फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी कैसे करते हैं कि हमने देखा एक्सरसाइज हमने 10 दिन कराया, एक बच्चा बहुत अच्छा हेल्दी हो गया, उसका हाइट भी बढ़ रहा है, अच्छा उसको डेवलपमेंट मिल रहा है, ठीक। तो हमने क्या किया, 10 दिन का कराया था। अब उस 10 दिन के आंकड़ों से हमने क्या किया कि अगर ये बच्चा ऐसे ही 2-3 महीने तक करेगा तो ये नेशनल लेवल का प्लेयर बन जाएगा। ये हो गया भविष्यवाणी, किसके द्वारा, स्टैटिस्टिक के द्वारा, ठीक। तो ऐसा भविष्यवाणी कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि भविष्यवाणी गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगी, हो सकता है कि बच्चा एक्सरसाइज को ढंग से नहीं कर रहा हो, नेक्स्ट 2 मंथ आराम फरमा रहा हो, तो फिर सब चीज़ जीरो हो जाएगा। या फिर खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहा है, एक्सरसाइज तो कर रहा है, खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं भविष्यवाणी के गलत होने के। और मान लो अगर बच्चा सही सब चीज़ कर रहा है तो भी तब क्या होगा, भविष्यवाणी जो है हमारा सही हो जाएगा कि हाँ बच्चा जो है नेशनल लेवल पे पहुंच गया, ठीक है। तो ऐसे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं स्टैटिस्टिक के द्वारा। 6वां पॉइंट है टेस्टिंग एंड हाइपोथेसिस। फोरकास्टिंग और हाइपोथेसिस लगभग देखा जाए तो एक जैसा लगता है सुनने में, ठीक है। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, इसमें हमने बिना कैलकुलेशन के परिकल्पना करते हैं। क्या, पहले की जानकारी से, बिना कैलकुलेशन के, ठीक है, ये कैलकुलेशन के साथ, ये बिना कैलकुलेशन के।
बिना, वैसे तो बिना कैलकुलेशन के हो ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद ऐसा हो, ऐसा करने से डेवलपमेंट होगा, एक्सरसाइज कराने से डेवलपमेंट होगा, मानसिक भी होगा, फिजिकली भी होगा। ठीक है, तो इसमें हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, हम पहले से कुछ चीज़ों को जान के कल्पना बनाते हैं या परिकल्पना करते हैं कि ये फलाना को हम ऐसा ऐसा कराएंगे तो इसके साथ ये होगा। इस टाइप से हम हाइपोथेसिस निर्माण करते हैं। और एक वर्ड यहाँ है टेस्टिंग। मैं अगर चाहो तो इन सब को अलग अलग पॉइंट करके और लंबा कर सकते हो, ठीक है। मैं एंड कर करके सबको एक ही पॉइंट में एडजस्ट कर दिया हूँ। टेस्टिंग का मतलब होता है परीक्षण। अब परीक्षण में हमने अभी जितना भी जो एग्जांपल दिया एक्सरसाइज वाला, इसमें परीक्षण ही तो कर रहे हैं हम लोग कि एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा टेस्टिंग। तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंस और नीड दोनों खत्म।